छापा मारा तो उस हत्या का आरोपी अपनी प्रेमिका के संग दूसरे कमरे में था, जबकि आगे के कमरे में पुलिस के 3 सिपाही दावत उड़ा रहे थे। देखिए कैसे गोरखपुर के होटल हेरिटेज इन के कमरे में हरदोई पुलिस के तीनों सिपाही आनंद सिंह, अभय सिंह और अमन कुमार मजे से दावत उड़ाने में जुटे हैं। लेकिन छापा पड़ा तो तीनों पुलिस वाले सकपका कर खड़े हो गए और वीडियो रिकॉर्डिंग का विरोध करने लगे। वीडियो बनाइए। पुलिस वाले लोग हैं सर, बताइए, सम्मानित लोग हैं। क्या सर, क्या नाम सर आपका? क्या सर, क्या खाना खाइए सर। इतना ही नहीं, जब पुलिस ने दूसरा कमरा खुलवाया तो कुख्यात बदमाश कामेश्वर सिंह उर्फ डब्ल्यू आपत्तिजनक हालत में मिला और अपनी प्रेमिका के साथ मजे कर रहा था। अपना काम करिए, खाना खाइए, खाना खाइए। हाँ सर, वही है सर, इनका सर। ये सर, ये तो तुम पीछे आप देखिए, वीडियो बनाओ। जानकारी के मुताबिक पेशी से वापस हरदोई लौटने की जगह तीनों सिपाही कामेश्वर सिंह के साथ गोरखपुर होटल में रुक गए। आरोप है कि कामेश्वर सिंह ने अपने 2 साथियों अनिल मौर्य और राधेश्याम की मदद से अपनी प्रेमिका को पहले ही होटल में बुला रखा था। होटल में पहुंचते ही कामेश्वर प्रेमिका के साथ कमरे में चला गया, जबकि बाहर के कमरे में सिपाही और उसके साथी लजीज भोजन करने में व्यस्त थे। जानकारी के मुताबिक होटल में मजे करने वाला कुख्यात बदमाश कामेश्वर सिंह उर्फ डब्ल्यू देवरिया का रहने वाला है। उसके ऊपर 2 लोगों की हत्या का आरोप है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि जिस प्रेमिका के साथ वो होटल में मिला, उसके पति विवेक सिंह की हत्या में शामिल होने का भी उस पर आरोप है। हालांकि अरुण सिंह और विवेक सिंह की हत्या के मामले में डब्ल्यू सिंह को जमानत मिल चुकी है, लेकिन रमेश सिंह की हत्या में उसे जमानत नहीं मिली है, जिसके बाद बीते दिनों उसे गोरखपुर जेल से हरदोई जेल ट्रांसफर किया गया था। लेकिन पेशी से लौटते वक्त वो गोरखपुर के होटल में मजे करते पकड़ा गया। ये एक डब्लू अपराधी है जो कि 302 का 3 हत्या ये किया है। हमें कई बार से खबर मिल रहा था कि ये आता है पेशी पे जब तो अपनी प्रेमिका के साथ किसी होटल में 4-5 घंटे 6 घंटे तक बिताता है। ये कई बार जब हमें पता चला तो आज जब इसका पेशी था तो हम लोग देवरिया में ही इसके पीछे लग के इसकी गाड़ी का पीछा किए और जब गोरखपुर तक पहुंचे तो हम लोगों ने देखा कि ये होटल हेरिटेज इन में सारे सिपाहियों के साथ और अपने जो भी फाइली थे इसके साथ ये होटल में जा रहा है। उसके बाद मैं तुरंत एसओ साहब को सबको सूचित किया फोन पे कि सर ऐसा सब बात है, ये हत्या का अभियुक्त है और ये होटल में पेशी के दौरान होटल में अंदर जा रहा है। उसके बाद सभी लोग मौके पे पहुंचे, पुलिस प्रशासन सभी लोग मौके पहुंचे और उसे मौके से वहीं पे गिरफ्तार किया। हालांकि मामला सामने आने के बाद पुलिस ने तीनों सिपाहियों को हिरासत में ले लिया और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस ने जब रेड करी तो पाया कि आगे वाले कमरे में 3 सिपाही जो हरदोई पुलिस के थे और साथ में पीछे एक कमरा था, उसमें कोई एक अभियुक्त था जिसके साथ कोई उसकी मिलने वाली कोई महिला भी थी और इस पर एक रिपोर्ट बना करके हमने हरदोई पुलिस को भेजी और उनकी जो अनुशासनहीनता है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए संस्तुति की है। पूछताछ और लिखापढ़ी कर डब्ल्यू सिंह की प्रेमिका को छोड़ दिया गया, जबकि उसके साथियों को भी चेतावनी देकर जाने दिया गया। लेकिन पूरे मामले पर सवाल यह है कि यूपी पुलिस कभी ठाए ठाए की आवाज निकालकर अपराधियों को डराती है तो कभी डंडे को घोड़ा बनाकर सवारी करती नजर आती है। लेकिन यहाँ तो वो अपराधियों को अय्याशी भी करवा रही है। इन हालातों में बदमाशों के हौसले बुलंद नहीं होंगे तो किन हालातों में होंगे? यूपी के बुलंदशहर में तैनात एक दरोगा रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। दरोगा पर रेप के एक मुकदमे से आरोपी का नाम निकालने के नाम पर 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। हालांकि दरोगा के खिलाफ मिली शिकायत के बाद एसएसपी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। लेकिन इससे पहले दरोगा एक शख्स से 2000 रुपए का नोट लेते कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। 2000 और बड़े मेरे पास क्या है? 13 देखेंगे, बाकी फिर बाद में देखे जाएगी। ठीक है। ये 2000 ही नहीं, इससे पहले दरोगा ने घूसखोरी के तौर पर 11,000 रुपए और लिए। 1 2 3 4 5 10 11 11,000 चेक कर ले एक बार। इसके बाद थाने में पूरी डील हुई कि रेप के आरोप से नाम निकलवाने के लिए कितने पैसे देने हैं और कहां देने हैं। अभी तक ना भाग दौड़ में लिख रखा है मैंने कि 1.5 लाख रुपया खर्च हो चुका है। ऐसा फंसा दिया है। तो दे जाएंगे और बात की अभी इसने तो रात को फोन, सुबह फोन, दिन में फोन, अभी भी फोन कर रहा है। मैं कहना उससे
तो मेरे पास है नहीं कैसे। जैसा मैं बोला कि मेरी जवान है, ये है, फलाना है। तो ये कहना, मैं मेरी बात तुम्हें आपसे कीमत बताना। मैंने अभी आपने फोन करके बोला तो नहीं कि वो आए हैं थाने में? ना आया, हम क्या बोलेंगे। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं ना? मैं जाऊँ? रिश्वत लेने वाला दरोगा बुलंदशहर के जहांगीरपुरी थाने में तैनात है। उधर पीड़ितों का कहना है कि दरोगा ने उनके परिवार को रेप के झूठे मुकदमे में फंसाया है और उनसे केस खत्म करने की घूस मांगी गई। सर झूठा केस लेडीजों से मिला हुआ दरोगा, वो एक निर्दोष आदमी को फंसा लेता, फंसाने के बाद फिर लेडीज के थ्रू पैसा लेते उसे सॉर्ट आउट करने के लिए। और दरोगा विजेंद्र सिंह, थाना जहांगीराबाद। वहीं एसएसपी ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी दरोगा के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने कुछ गंभीर किस्म के आरोप एक सब इंस्पेक्टर के खिलाफ भ्रष्टाचार से रिलेटेड लगाए हैं। मैंने उनको कहा है कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी सीडी तैयार करके और एक तहरीर लेकर के हमारे पास आए और घटना प्रथम दृष्टया जिस तरह के वो आरोप लगा रहे थे, जो साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे थे, उसके आधार पर प्रथम दृष्टया सत्य प्रतीत हो रही है। निश्चित तौर पर हम इसमें वैधानिक और विभागीय दोनों कार्य करेंगे। इस तरह से घूस मांगने के वीडियो यूपी पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल खड़े करते हैं। इससे पहले कानपुर से भी पुलिस के घूस मांगने का एक वीडियो सामने आया था। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर बीते कुछ दिनों से तबीयत खराब होने के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में अब सुधार हो रहा है। लता जी अभी आईसीयू में हैं, मगर इस बीच उनकी तबीयत में काफी सुधार आया है। ये जानकारी उनके प्रवक्ता ने दी है। वहीं प्रोड्यूसर तनुज गर्ग के ट्वीट की माने तो वो अगले हफ्ते तक अपने घर वापस आ सकती हैं। इससे पहले लता जी के स्वास्थ्य को लेकर आ रही अफवाहों पर उनके परिवार के लोगों ने कहा था कि अफवाहों पर ध्यान न दें। लता मंगेशकर को 11 नवंबर को सांस लेने में तकलीफ होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लता जी के लिए उनके फैंस लगातार दुआएं कर रहे हैं। जब से लता जी अस्पताल में भर्ती हैं, तब से उनके लिए सोशल मीडिया में दुआओं और प्रार्थनाओं का सिलसिला जारी है। इंदिरा गांधी को सोनिया और मनमोहन सिंह ने श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 102वीं जयंती पर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कई नेताओं ने शक्ति स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। असम के कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा समेत दूसरे सांसदों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने नुमालीगढ़ रिफाइनरी के निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ के सेक्टर 23 मार्केट में दो गुटों में मारपीट का वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों गुट एक दूसरे पर लाठी डंडों से मारपीट करते दिखे। यूपी के आगरा में पुलिस ने 3 स्पा सेंटरों पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने मौके से 19 युवतियों को पकड़ा। यूपी के गोंडा में नहर के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे के लिए किसानों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान एक महिला बेहोश हो गई। लखनऊ के बख्शी का तालाब इलाके में जानवरों को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस वारदात में दोनों पक्षों के करीब 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के प्रयागराज में एक डंपर और पिकअप वैन के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। पीओके में पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ लोगों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर भी मौजूद रहे। मराठी सिंगर गीता माली की सड़क हादसे में हुई मौत का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें उनकी कार एक तेल टैंकर से टकराती हुई दिखी। अल्पसंख्यक कट्टरता के मुद्दे पर ममता बनर्जी और असदुद्दीन ओवैसी के बीच ठन गई। ममता बनर्जी ने इशारों में ओवैसी भाइयों से सतर्क रहने की नसीहत दी, तो ओवैसी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की हालत खराब है। लेकिन इससे पहले विवाद तब शुरू हुआ जब एक रैली में ममता बनर्जी ने बगैर नाम लिए असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने लोगों को हैदराबाद वालों से यानी असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई से सतर्क रहने की सलाह दी। वहीं ओवैसी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। ट्वीट करके लिखा, ये कहना धार्मिक कट्टरता नहीं है कि बंगाल के मुसलमानों की हालत अल्पसंख्यकों के मानव विकास सूचकांक में सबसे खराब है।
ओवैसी यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ममता बनर्जी पर तंज भी कसा। उनको जमीन खिसक रही है, 18 सीट पर बीजेपी जीत गई, वो बीजेपी को नहीं रोक पा रही है तो ओवैसी पर इल्जाम लगा दो, ओवैसी एक्सट्रीम है। अब इनको तीसरी बात हम बंगाल के मुख्यमंत्री से बड़े ह्यूमिलिटी के साथ अपील करेंगे कि आप इस तरह से एरोगेंस मत दिखाइए। आप देखिए कि बीजेपी क्यों बढ़ रही। मैं अपनी पार्टी का काम करते हैं और काम करता रहूंगा। मेरा प्रॉब्लम यह है कि ये सेकुलर पार्टी, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज मुझे एक्सट्रीम कहती हैं, बीजेपी मुझे जिन्ना टू एंटी नेशनल कहती है। मेरा हाल तो ऐसा है कि फंस गए रजिया गुंडों में। ममता बनर्जी के अल्पसंख्यक कट्टरता वाले बयान पर बीजेपी ने भी उन्हें आड़े हाथों लिया। ममता बनर्जी ने स्वयं पश्चिम बंगाल में जिहादी ताकतों को संरक्षण दिया है, उनको प्रश्रय दिया है, उनको प्रोत्साहित किया है और आज भी वो कर रही है। यदि ईमानदारी से जिहादी ताकतों के खिलाफ वो करना चाहती हैं, लड़ना चाहती हैं, तो वे अपने घर के भीतर जो ताकतें उनसे लड़ें। आज जिस भस्मासुर को उन्होंने पैदा किया वो भस्मासुर वहां पर भी है, हैदराबाद में भी है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम समुदाय के मतदाता टीएमसी के वोट बैंक माने जाते हैं। अगर पश्चिम बंगाल में ओवैसी का असर बढ़ता है तो इससे टीएमसी को दोहरा नुकसान हो सकता है। बिजली निगम में हुए पीएफ घोटाले को लेकर यूपी में बिजली कर्मी हड़ताल पर है। इसके चलते गाजियाबाद में बिजली संबंधी कामकाज पूरी तरह से ठप रहा, क्योंकि बिजली कर्मचारी और अधिकारी पूरे दिन धरने पर बैठे रहे। देखिए कैसे बिजली कर्मचारियों ने यज्ञ किया और योगी और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की। यही नहीं, बिजली कर्मचारियों ने पकौड़े भी तले और अपना विरोध दर्ज कराया। इसके चलते बिल भुगतान केंद्र बंद रहे और उपभोक्ताओं को निराश होकर वापस लौट जाना पड़ा। कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार उनकी मांगों को सुने, नहीं तो उनका प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। दरअसल पिछले महीने 2267 करोड़ रुपए का पीएफ घोटाला सामने आया था। निजी कंपनी में निवेश करने से पीएफ का पैसा डूबने की बात सामने आई थी। इस घोटाले में गाजियाबाद के 487 अधिकारियों और कर्मचारियों के पीएफ के करीब 225 करोड़ रुपए डूब गए। हवन का मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार हमारी बात सुने, अपनी बुद्धि को बजाय ये कह के डाइवर्ट करने की कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड आंदोलन है, इसको सकारात्मक रूप में ले। कर्मचारी पीड़ित हैं, दुखी हैं, वो एकदम क्षुब्ध हैं। उनकी जो भी मांगे हैं, जो हमारा गजट नोटिफिकेशन जारी करने की मांग है, उसमें पुनः विचार करें, संगठनों से वार्ता करें। अगर समय चाहिए तो सरकार स्वयं डायरेक्ट संगठनों से वार्ता करे, बीच में से ब्यूरोक्रेसी हटा दे, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी की इस पूरे केस में, पूरे जो पीएल घोटाला है, कहीं ना कहीं उन लोगों की संलिप्तता है। वो एक दूसरे को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। समाजवादी पार्टी से दूर हो चुके शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव से हाथ मिलाने का संकेत दिया है। शिवपाल यादव 22 नवंबर को मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन एकता दिवस के तौर पर मना रहे हैं। इस पर बात करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन का प्रस्ताव रखा। नेताजी का जन्मदिन आप एकता दिवस में मना रहे हैं, क्या पारिवारिक एकता भी बढ़ेगी उससे? तो बढ़ जाए तो अच्छी है, हम तो तैयार हैं, एकता बढ़ जाए, हमारा प्रयास है। अब भतीजे समझ लेना चाहिए। अगर समझ लेंगे तो सरकार बना लेंगे। मुख्यमंत्री हमें तो बनना नहीं, हमने पहले भी कहा था, मुख्यमंत्री तो भतीजे को बनना था। हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी, इसलिए प्राथमिकता है। हमने बहुत लंबे समय तक नेताजी ने भी कहा था, मुख्यमंत्री तो भतीजे को बनना था। हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी, इसलिए प्राथमिकता है। हमने बहुत लंबे समय तक नेताजी के साथ से लेकर के समाजवादी पार्टी में काम किया है। हमारी विचारधारा भी है समाजवादी, हमारी विचारधारा उस समाज मूल जो भी विचारधारा है उसमें हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी चल रही है। जेएनयू छात्रों के प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। दिल्ली में सोमवार को हुए जेएनयू के छात्रों के विरोध प्रदर्शन के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जनपद के भोजपुर इलाके में एक स्कूल वैन के ट्रक से टक्कर हो जाने से करीब 1 दर्जन बच्चे घायल हो गए, जिसमें 5 बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पार्षद से धमकी मिलने के मामले में कलेक्ट्रेट में सुनवाई नहीं होने पर एक युवक ने खुद को आग लगा ली। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने आग बुझाकर युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की वजह से गाजियाबाद में निर्माण कार्य बंद होने से बेरोजगार मजदूरों के बीच एक संस्था ने राशन बांटा, जिससे मजदूरों ने राहत की सांस ली।
प्रदूषण की वजह से बंद हो गया, लेकिन इतना लंबा समय तक बंद हुआ सर कि हम लोग का बच्चा, माँ बाप सब कोई तड़प रहा है सर। किसको हम लोग सुनाएंगे, कोई नहीं सुनता सर हम लोग का। ग्रेटर नोएडा में एक चोर अस्पताल के लॉकर से 8 लाख रुपए चोरी कर फरार हो गया। चोरी की घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। उत्तराखंड के मसूरी में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 102वीं जयंती पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। गूगल ने इंडियन एयरफोर्स के वीडियो गेम को बेस्ट गेम 2019 के यूजर्स चॉइस गेम कैटेगरी में नॉमिनेट किया। इसरो 3 अर्थ ऑब्जर्वेशन या सर्विलांस सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इनमें से एक 25 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से लंदन भेजे गए। लाहौर उच्च न्यायालय ने कई बीमारियों से पीड़ित शरीफ को 4 हफ्तों के लिए विदेश जाने की इजाजत दी है। सरकारी बैंकों के लगभग 8 लाख कर्मचारियों को अगले वित्त वर्ष से सैलरी के अलावा पीएलआई यानी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव मिल सकता है। जेएनयू का मुद्दा संसद तक पहुंच गया, जहां दोनों सदनों में विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया। राज्यसभा स्थगित हो गई, लेकिन लोकसभा में इस मुद्दे पर हंगामा हुआ। राज्यसभा और उसके बाद लोकसभा में जेएनयू का मुद्दा उठा। लोकसभा में जैसे ही बीएसपी सांसद दानिश अली ने जेएनयू में फीस बढ़ोतरी की बात छेड़ी, सदन में शोर शराबा होने लगा। लेकिन हंगामे के बीच दानिश अली बोलते रहे। उन्होंने सरकार पर एक के बाद एक कई आरोप जड़े कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्रों पर जो कल लाठीचार्ज हुआ है, दिल्ली के अंदर जिस तरीके से उन पर लाठीचार्ज हुआ है, ये निंदनीय है। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। इतने पर ही विपक्षी सांसद नहीं रुके। वो हंगामा करते हुए स्पीकर के वेल तक जा पहुंचे। अगर आप इस पे सवाल करना चाहते हैं तो अपनी सीट पे चले जाएं। यूनिवर्सिटी की दहलीज से निकली ये लड़ाई अब सियासी गलियारों तक पहुंच गई है। लेकिन जहां बीजेपी ने प्रदर्शन कर रहे जेएनयू के छात्रों को निशाने पर लिया, वहीं विपक्ष के नेता छात्रों के साथ खड़े नजर आए। फीस वृद्धि तो बहाना, वो तो 300 रुपये का इधर उधर में खर्चे कर देते हैं और बहाना फीस वृद्धि का है और काम है जेएनयू को अच्छे लड़के वहां ना जाएं ऐसा माहौल बनाना, जेएनयू को अर्बन नक्सल का केंद्र बना देना, जेएनयू को भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे इसका गैंग बना देना, उसका सेंटर बना देना। भाई जेएनयू के लड़कों को जिस तरह से पीटा गया, जिस तरह से सीआरपी का प्रयोग किया गया, कभी आपने सुना कि लड़कों के ऊपर पैरामिलिट्री फोर्सेज का प्रयोग हो? कभी नहीं हुआ। इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर लीडर्स यूनिवर्सिटीज पैदा नहीं करेगी तो इन संसद में और विधानमंडलों में कौन लोग आएंगे फिर? और जो लोग दिल्ली में नर्सरी में क्लास 1 के पढ़ाई के लिए बच्चों के लिए सालाना 1 लाख रुपया फीस भरते हैं, क्या ऐसे लोगों को भी क्या 20 रुपए में 10 रुपए में मिलना जरूरी है? क्या वो 1 लाख रुपया नर्सरी के लिए खर्च कर सकते हैं? क्या पूरे साल में क्या यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन के लिए 50,000 खर्च नहीं कर सकते हैं? एक यूनिवर्सिटी का इतना लंबा यहाँ बवाल चल रहा है ना, कि पूरी दिल्ली डिस्टर्ब है। सरकार उसको तत्काल उनसे बातचीत करके कोई समाधान निकाले, बीच का रास्ता निकाले। हल होने की दिशा में काम हो नहीं रहा, डंडा मारो की दिशा में काम हो रहा। तो डंडा मारना बंद करना चाहिए, स्टूडेंट लीडर के साथ बैठ के रास्ता निकालना चाहिए। और आप कान खोल के में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे बैंक में लुटेरों का तांडव। और साथ ही आपको दिखाएंगे अपनी मांग पर अड़े जेएनयू छात्र। जेएनयू कैंपस में इकट्ठा हुए और प्रदर्शन के दौरान पुलिस के बर्ताव पर सवाल खड़े करने लगे। अगर वाइस चांसलर नहीं सुन रहा है, हमने क्लियरली बोल दिया, दिस वाइस चांसलर मस्ट रिजाइन इमीडिएटली। क्योंकि ये मजा जेएनयू स्टूडेंट्स के साथ नहीं चलेगा। और अगर मिनिस्ट्री को लग रहा है कि कल जिस तरीके से हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवाया गया है, इस तरीके से डरा के धमका के हम लोग डर जाएंगे और हम लोग बैठ जाएंगे चुप, तो हम क्लियरली एमएचआरडी को कल बोल के आए हैं कि जेएनयू के स्टूडेंट्स
मानने वाले नहीं है जब तक आप रोल बैक नहीं करते। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस तरीके से आप पुलिस यूज करके हमें चुप करवा देंगे तो ये नहीं होने वाला। आज एक बार नहीं, जेएनयू के स्टूडेंट्स बार बार पार्लियामेंट घेरेंगे अगर जब तक ये रोल बैक नहीं होगा। यही नहीं, छात्रों ने मीडिया की रिपोर्टिंग पर भी सवाल खड़े किए और दावा किया कि कुछ मीडिया चैनल सिर्फ एक पहलू दिखा रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो मीडिया भी कवर कर लेता, देखो वाइस चांसलर आ रहा है लेकिन स्टूडेंट मिलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक दो चैनल से जो पूरा अलग नैरेटिव दे रहा है कि नहीं वाइस चांसलर हमारे पास आ रहे तो सिर्फ स्टूडेंट के पास बहुत एकदम जेन्युइनली जर्नलिज्म किया जाए, इसका एक्सपेक्टेशन हम जेएनयू के स्टूडेंट्स रखते हैं। और इसी रेस्पेक्ट के साथ ये भी अपील करते हैं जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से कि आप भी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शायद आपका भी थोड़ा आंख कान खुले और आप भी थोड़ा एकदम सच्चाई को इस तरीके से ब्रूटलिटी हुआ है उसको एकदम ट्रूथ, जर्नलिज्म के ट्रूथ के साथ, स्पिरिट के साथ उसको एकदम दिखाने का हिम्मत कीजिए, हम आपके साथ जरूर खड़े होंगे। इसके साथ इसके अलावा छात्रों ने देश के दूसरे विश्वविद्यालयों के छात्रों से भी आंदोलन में सहयोग मांगा और सरकार से सभी जगह सस्ती शिक्षा मुहैया करवाने को कहा। आह्वान कर रहे हैं इस देश में जितने यूनिवर्सिटी हैं, जितने कॉलेज हैं, सभी छात्रों से हमने आह्वान किया है कि आप इस मूवमेंट में हमारे साथ खड़ा होइए ताकि ये सस्ती शिक्षा है सिर्फ जेएनयू में ही नहीं, जेएनयू के साथ साथ देश में जितने विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, IIT, आपका मैनेजमेंट का, मेडिकल, सब में सस्ती शिक्षा होनी चाहिए ताकि गांव का जो मेधावी गरीब छात्र है, जो महिला साथी हैं, उन लोग भी जाकर के मेडिकल की पढ़ाई कर सके, वो लोग भी IIT में दाखिला ले सके, वो लोग भी विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर सके। लेकिन आज का जो सरकार है उसने शिक्षा को बेच दिया है। हमारी लड़ाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान छात्रों ने दावा किया कि वो शांतिपूर्वक अपना विरोध दर्ज करा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनके साथियों पर लाठीचार्ज किया। उसके बाद मैं वहाँ से जब आगे की तरफ गया तो एक पुलिस वाले ने मुझे वहीं जमीन पर उठाकर पटक दिया और मैंने उससे तब भी कहा कि तुम एक दृष्टिबाधित को ऐसे नहीं मार सकते हो, तुम्हारे अधिकार के खिलाफ है ये। उसने कहा कि जब ब्लाइंड है, जब अंधा है तो प्रोटेस्ट में क्यों आया। इन लोगों ने कम से कम 5-6 लोग मेरे यहाँ से लेकर यहाँ तक चढ़ के मारा मुझे। इसके अलावा दावा किया गया कि पुलिस छात्र छात्राओं को घसीटकर गाड़ियों तक ले गई। इस दौरान कई लोगों को चोट भी आई। वहीं एक छात्र का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें बैरिकेड से धकेल दिया, जिससे उनका सिर फट गया। दिल्ली NCR में प्रदूषण का मुद्दा सड़क से होकर संसद तक पहुंच गया। लोकसभा में दिल्ली की खराब हवा पर चर्चा हुई तो बीजेपी ने केजरीवाल सरकार की लानत मलामत की, लेकिन दिल्ली में गंदे पानी को लेकर भी बीजेपी ने मोर्चा खोला और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैनर और पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया। बड़ी तादाद में जुटे कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में गंदे पानी के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को घेरा और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी उपभोक्ता मामलों के विभाग की ओर से करवाए गए सर्वे में पानी के सभी सैंपल फेल हुए और इसके बाद दिल्ली में साफ पानी का मुद्दा बड़ा होता जा रहा है। इसे लेकर लगातार दूसरे दिन बीजेपी ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। बीजेपी सड़कों पर केजरीवाल सरकार को घेर रही है। वहीं लोकसभा में भी दिल्ली के प्रदूषण पर चर्चा हुई और वहां भी बीजेपी केजरीवाल सरकार पर जमकर बरसी। वो सारी चीजें मुफ्त में बांट रहा है, मगर आज जो उसने दिल्ली को दिया है कि 5 साल पहले अकेला खांसता था, आज पूरी दिल्ली खांस रही है। आज ने दिल्ली को दिया है नाम नहीं ले तो उसने दिल्ली को फ्री में पॉल्यूशन दिया है कि ये दलगत सियासत से ऊपर उठ के देखने का मुद्दा है कि जब हम सब लोग इस राजधानी में मौजूद हैं, ये परिस्थिति लगातार हर वर्ष उसी समय उसी गंभीरता से क्यों उत्पन्न होती है। प्रदूषण पर सवाल लोकसभा में उठे, लेकिन प्रदूषण और गंदे पानी को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में तनातनी सदन के बाहर भी जारी रही। तो रामविलास पासवान जी झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। भाजपाई अफवाह कंपनी से मिलके ये उनको बंद करना चाहिए, क्योंकि वो संविधान की कसम लेते हैं और देश के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये जल मंत्री का बयान है। उन्होंने कितने स्थानों का सैंपल बताया? 11 स्थानों का। जल मंत्री का बयान है 20 स्थानों पे दिल्ली का वाटर सैंपल लिया गया,
यूरोपियन स्टैंडर्ड से बेहतर पाया गया। केजरीवाल जी को खाली एक बात बताना चाहती हूँ कि दिल्ली का पानी इतना ही साफ है तो उनके घर में आरओ क्यों लगा हुआ है और सेक्रेटेरिएट पे आरओ क्यों लगा हुआ है। सच्चाई तो ये है कि दिल्ली का जो पानी की मात्रा जितनी चाहिए वो भी दिल्ली के पास नहीं है और जितनी शुद्धता चाहिए वो भी दिल्ली के पास नहीं है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और इसीलिए बीजेपी प्रदूषण के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को घेरने की रणनीति पर है। सुनिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने भी आम आदमी पार्टी पर हमला बोला और तंज कसा कि लोकसभा में बहस के दौरान इकलौते सांसद भगवंत मान सदन में नहीं थे। बहुत ही सार्थक बहस है, लेकिन इस बहस का कुछ निर्णय होना, निदान निकलना चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए। आप देखिए, आम आदमी पार्टी के एक ही सांसद यहाँ पे है सदन में, लेकिन वो चर्चा में शामिल नहीं रहे। हो सकता है वो परसों आए, लेकिन आज तो चर्चा में शामिल नहीं रहे। एक ही सांसद हो, कम से कम बोलना तो चाहिए। हर कोई उत्तराखंड का और तेलंगाना का सांसद भी दिल्ली के पोल्यूशन की बात कर रहा है और दिल्ली सरकार का एकमात्र सांसद वो गायब है एंड नोबडी इज रेजिंग दिस क्वेश्चन। लेकिन लोकसभा में बहस के दौरान एक दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली। टीएमसी सांसद काकोली घोष ने मास्क लगाकर प्रदूषण पर बोलना शुरू किया तो स्पीकर भी चौंक गए और सदन में बैठे नेता मुस्कुरा उठे। श्रीमती डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार जी। शुक्रिया माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं अपनी आभार व्यक्त करती हूँ। मैं अपने आभार व्यक्त करती हूँ अध्यक्ष महोदय, जो निर्णय किया कि हमें बचने के लिए शुद्ध हवा की जरूरत है और ये महत्व महसूस करते हुए उन्होंने इस बात पर आज समय निश्चित किया, इसीलिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय सांसद, उनको ये पसंद नहीं, इसलिए मैं उतर रही हूँ। Are we choking? Sir, are we choking? No. Is Delhi choking? महाराष्ट्र में नई सरकार की तस्वीर अभी भी साफ नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे 5 साल तक सीएम और कांग्रेस एनसीपी के 2 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर ही बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये बातचीत अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है। इस बीच बीजेपी नेता नारायण राणे ने दावा करके चौंका दिया कि राज्य में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। और एक इतने बड़े राज्य में ऐसे फैसले जब लिए जाते हैं तो ये समय की मांग होती है कि पूरी तैयारी करने के बाद ही आप इस प्रकार की सरकार का गठन करें। ये कोई सिंगल पार्टी का सरकार नहीं है ना, अलग अलग विचारधारा के लोग अगर एक साथ आते हैं तो उनके लिए बहुत सी बातें बुनियादी तौर पर बनानी पड़ती है और बाद में आगे जाना पड़ता है। इस प्रकार की सरकारें पहली बार नहीं बन रही है। जब ऐसी स्थिति जब होती है कि एक पार्टी को मैंडेट नहीं मिलता और अलग अलग पार्टी साथ में आती है तो थोड़ा सा डिस्कशन ये तो चलता है, सब एमएलए में चलता है, नेता लोगों में चलता है। इसका मतलब ऐसा नहीं निकल सकती का इसका ये फाइनल होगा वो फाइनल होगा, ये तो डिस्कशन चलती ही है। मैं कोशिश तो शुरू है, जल्दी से सरकार भाजपा सरकार बनाएगी। किसके साथ वो आपको बाद में जानकारी मिलेगी, मगर भाजपा सरकार बनाएगी। जिस तरह से कल सोनिया जी के साथ बैठक हुई है उसके बाद ये तय था कि कांग्रेस और एनसीपी के नेता बैठेंगे, लेकिन इंदिरा जी की जयंती के कारण अलग अलग कार्यक्रम है। कांग्रेस के जो महाराष्ट्र के प्रभारी हैं, दिल्ली के कांग्रेस के जो नेता हैं, ये सभी लोग इंदिरा जी की जयंती के कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण आज की बैठक टाली गई है और कल ये बैठक दोपहर के बाद होगी। फर्जी पासपोर्ट मामले में अभिनेत्री मोनिका बेदी को बचाने का मामला भी शांत नहीं हुआ था कि कुछ ऐसा ही मामला वाराणसी के बीएचयू में सामने आया। बीएचयू में वीर सावरकर की तस्वीर पर कुछ अराजक तत्वों ने स्याही फेंकी, जिसकी वजह से बीएचयू के कई छात्र नाराज हो गए, क्योंकि दावा किया गया कि जिस दीवार पर वीर सावरकर की फोटो लगी है उस जगह पहले उनकी दूसरी फोटो लगी थी। दावा किया गया कि वीर सावरकर की फोटो पर कुछ लड़कों ने स्याही फेंक दी, जिसके बाद आनन फानन में वहां दूसरी फोटो लगवाई गई। रूम नंबर 103 में हम लोगों ने कुछ महापुरुषों की फोटो लगाई हैं। उसमें एक फोटो सावरकर साहब की थी, उस पर किसी ने उतार के स्याही छिड़क दी थी। डिपार्टमेंट की तरफ से एक दूसरी फोटो लगवा देंगे, हमने लगवा दिया कल शाम को और लड़के संतुष्ट हैं, कोई समस्या नहीं।
हालांकि छात्रों ने इस घटना में शामिल लोगों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की। जो भी पूरा हरकत किया है उसको हमने तत्काल गिरफ्तारी किया जाए और उसको सख्त से सख्त सजा दिया जाए। डिपार्टमेंट में ये घटना ये पॉलिटिकल साइड पर स्याही फेंकने की घटना की जांच के लिए एक टीम का गठन कर दिया गया है। है कि सावरकर के सम्मान में उनकी 5 फीट की प्रतिमा लगाई जाए। और अभी रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए लौट रहे हैं फौरन वापस।